उम्मीद है अच्छे होंगे। तो रो आर ओ का टेस्ट सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि पीसीएस मंत्रा का है। किसका? पीसीएस मंत्रा का है। सो यूपीपीएससी रो ए आर ओ 2023 टेस्ट सीरीज, और पहला टेस्ट सीरीज है इसमें देखें टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो हम इसको अच्छे से डिटेलिंग करते हुए देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दें ताकि ये आपको आसानी से मिल सके एंड उन्हें भी अच्छे मटेरियल प्राप्त हो सके। और इसका पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहरान, नौदा टोली, खैराडी, सोहगोरा। तो देखें यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, कौन सा ताम्र पाषाणिक काल नहीं स्थित है? तो देखें ये जो नौदा टोली है ये आपका ताम्र पाषाणिक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन? नौदा टोली। तो देखें हमने बता तो दिया कि नौदा टोली उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी ये नहरान है, खैराडी है, सोहगौरा है, ये तीनों क्या है आपके उत्तर प्रदेश से जुड़े ताम्र पाषाणिक कालीन स्थल हैं। तो नौदा टोली कहाँ का है? तो ये देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? पश्चिमी मध्य प्रदेश का है। नौदा टोली आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? किस काल में भारत में प्रथम कृषि काल का हुआ? तो ये हुआ आपका नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। और देखें, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि आपका क्या था? गेहूं था। क्या था? गेहूं। प्राचीनतम कृषि क्या था? गेहूं था। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले? तो इसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में एक स्थान है आपका लहुरा देव। तो इसके साक्ष्य आपके कहाँ मिले? यहीं पर मिले। यानी उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर है या नगर जनपद है, वहाँ लहुरा देव स्थान है, वहां पर इसके साक्ष्य मिले। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थल है, उत्खनन करता है। तो देखें पहला है हड़प्पा, राखलदास बनर्जी, चन्हूदड़ो, मैके, रोपड़, यगदत्त शर्मा, लोथल, आरएस बिष्ट। विकल्प है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। तो तीसरे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो हमें अच्छे से पता है कि हड़प्पा का राखलदास बनर्जी ने नहीं बल्कि दयाराम साहनी ने खोज की थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने की थी। और ये जो राखलदास बनर्जी हैं आपके, इन्होंने आपके किसका किया था? अगर आपको याद हो तो राखलदास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो का क्या किया था? खोज किया था। किसका? मोहन जोदड़ो। और बाकी के आपके सारे मैच कर रहे हैं, यानी देखें सॉरी अभी इसमें एक और, यानी पहला गलत है। तो पहले के साथ साथ आप देखें लोथल की बात कर रहे हैं, तो लोथल SR बिष्ट ने नहीं, सॉरी RS बिष्ट ने नहीं बल्कि SR राव ने किया था। किसने? SR राव ने। SR राव ने। तो पहला और चौथा यानी गलत है, पहला और चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी चन्हूदड़ो, मैके, रोपड़, यगदत्त शर्मा। तो RS बिष्ट ने किसका किया था? तो RS बिष्ट ने देखिए धौलावीरा का किया था। किसका? धौलावीरा का। ठीक, तो हमें पता चल गया टोटल 4 ये और 2 इनकी वजह से, एक मोहनजोदड़ो और एक धौलावीरा। ठीक, 6 पता चल गए। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है? ए मोहनजोदड़ो, बी बनावली, सी मांडा, डी हुलास। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए ये आपका कौन है? ये है मांडा। कौन है? मांडा। अब बात करते हैं, बात आई है मांडा की, तो देखिए तो मांडा हो गया। अब मांडा के अलावा 3 और ऐसे अतिरिक्त संधव स्थल हैं जो कि इन तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो है, पहला है सूरकोटदा। कौन? सूरकोटदा है। दूसरा है धौलवीरा। क्या है? धौलावीरा। और तीसरा है राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी। तो मांडा के अलावा ये तीनों हैं जो कि आपके क्या करते हैं? हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? दिया है दैमाबाद गोदावरी, आलमगीरपुर यमुना, सुतकांगेडोर दास्क, मांडा सिंधु। यानी इन नदियों के किनारे क्या है? बसे हुए हैं। तो देखें कौन सा सही सुमेलित है। तो देखें इसमें तो लगता है कि कौन सा सही हो सकता है, आप ही बता दें। अगर आप लोग बताएंगे तो और अच्छी बात है। तो देखें इसमें से आपका सिर्फ सुतकांगेडोर दास्क ही सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ठीक। सुतकांगेडोर दास्क। दैमाबाद की बात करें तो ये आपका किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। किसके? प्रवरा नदी के किनारे। और आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर आपकी हिंडन नदी के किनारे है। और मांडा की बात करें तो सिंधु नहीं, चेनाब नदी के किनारे। किसके? चेनाब नदी के किनारे। तो इसलिए ये तीनों गलत हैं, बाकी बस एक सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है, बस यही सही है। ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी चीन, डी भारत। तो देखें ये स्थित है आपका अफगानिस्तान में। किसमें? अफगानिस्तान में। तो देखें अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो इसका विस्तार आप देखेंगे तो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान देशों तक भी है। ठीक। इन तीनों देशों तक भी है अगर आप देखें हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए। और जो मेन जगह है आपका सारतुलई, ये वर्तमान में अगर अच्छे से देखा जाए तो अफगानिस्तान में पड़ता है। ये जगह कहाँ है? अर्थात अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है? बैल, हिरन, घोड़ा, गैंडा। तो देखें उस टाइम किन पशु के चित्र नहीं पाए गए हैं, पूछा है क्वेश्चन यही। सिंधु सभ्यता में देखें आप, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में ढेर सारे जो जानवर हैं उनके चित्र पाए गए हैं। और बात करें इस मोहर की तो ये चौकोर शक्ल में सेलखड़ी धातु से बने हुए थे। ठीक। और इनमें विभिन्न प्रकार के जो पशु होते थे उनके चित्र रहते थे। लेकिन ये जो घोड़े की बात की जा रही है इसका चित्र नहीं है। किसका नहीं है? घोड़ा का चित्र नहीं है। किसी भी मोहर पे घोड़े के चित्र के साथ चिन्ह नहीं मिले हमें। और आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितने से?
4000 से ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न जगहों से 4000 से ज़्यादा मोहरें हमें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। बी, हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। सी, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। डी, हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो कौन सा सही है? तो देखें, 8वें की बात की जा रही है, तो 8वें का कौन सा सही है या कथन असत्य है? तो देखें, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ए की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक ना पढ़ा जा सका है ना समझा जा सका है, तो ये बात सही है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, ये भी बात सही है, बी भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, तो ये कुछ जम नहीं रहा। देखें, ये अंतिम संस्कार के विभिन्न प्रकृतियों में पाया जाता है, मतलब इनके समानताएं बरकरार नहीं थी। ये क्या करते थे, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसमें समानता बिल्कुल नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, क्योंकि बहुत जगह से साक्ष्य मिला कि खाने पीने की वस्तुएं एंड अदर चीज़ें भी क्या थी, वो रखी जाती थी, और वो मानते थे कि पुनर्जन्म होता है इंसान का, ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? ए, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, उपयुक्त सभी। तो जहां तक बताया जाता है कि ये तीनों बातें लागू होती हैं। अलग अलग जो आपके उत्खननकर्ता थे, उन्होंने जब इस साक्ष्यों का पता लगाया तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब इन सारे चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। तो ये तीनों बातें थी जो क्या होती हैं, लागू होती हैं, यानी बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण और उपयुक्त सभी दिया है, यानी ए बी सी तीनों सही है। इसमें हुआ क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन हुई होगी, या भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा, या विदेशी व्यापार में कमी वगैरह से क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और कोई एक मत नहीं है जिसकी वजह से कि इसका पतन हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? विस्तस्ता, अस्किनी, गोमल, सरस्वती। तो क्वेश्चन 10 की बात की जा रही है, तो देखें कौन सी नदी शामिल नहीं है पूछा है। तो विस्तस्ता, झेलम शामिल है, अस्किनी, चेनाब ये भी शामिल है आपका, और गोमल की बात करें तो गोमल आपका नहीं शामिल है, और सरस्वती शामिल है। तो यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी गोमल। तो गोमल क्या है, नहीं शामिल है। तो देखें, इसमें बात की जा रही है क्या कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें 7 नदियां शामिल है। तो अगर बात करें 7 नदियों की, तो देखिए ये दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम से लेकर यमुना नदी तक क्या है, विस्तार हुआ है इनका, जिनमें कौन कौन है, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, सरस्वती है। ये क्या है, 7 नदियां हैं। और गोमल की बात की जाए तो प्राचीन नदी को इसमें क्या बोला जाता है, इसको गोमल को गोमती नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोमती नदी। तो ये शामिल नहीं है। और कुछ बात बता दें, वितस्ता को झेलम कहते हैं, और अस्किनी को चेनाब, परुसड़ी को रावी कहते हैं, और बिपाशा को ब्यास, और सुतुद्री को सतलज। क्योंकि अगर ये नाम भी आए तो आप आराम से कर पाए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। सो क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ए, यजुर्वेद, बी, ऋग्वेद, सी, अथर्ववेद, डी, सामवेद। तो देखें,
ऋग्वेद की बात की जाए तो ये है आपका, यहाँ पर पूछा है शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ की बात की जाए तो ये है आपका यजुर्वेद। किसका है? यजुर्वेद। ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऋग्वेद की बात की जाए तो देखें ये है ऐतरेय कौशितकी। किसका है? ऐतरेय कौशितकी। और सामवेद की बात की जाए तो ये है जैमिनीय तांड्य। ठीक। और यजुर्वेद शतपथ, तैतरी और अथर्ववेद गोपथ। हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता है? सूर्य को, इंद्र को, वरुण को, विष्णु को? किसे कहा जाता है? बताएं, जल्दी करें, किसे कहा जाता है? तो देखिए उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको इंद्र को कहा जाता है। किसे? इंद्र को। इंद्र को कृषि का देवता, और इन्हीं को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जैन तीर्थंकर है, प्रतीक चिन्ह है। नेमितनाथ अश्व दिया है, अजीतनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प और मल्लीनाथ सिंह। तो देखें पूछा गया है कौन सा सुमेलित है। तो नेमिनाथ की बात करें तो नेमिनाथ का प्रतीक अश्व नहीं है, पहले बता दें। ये क्या है आपका? शंख है इनका। क्या है? शंख है। और अजीतनाथ का कलश नहीं है, बल्कि इनका क्या है? हाथी है। क्या है? हाथी। और मल्लीनाथ का आपका, मल्लीनाथ का कलश है। क्या है? कलश। और उसके बाद पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ का है आपका सर्प। बस यही सही है। ठीक, बाकी शेष गलत सुमेलित है। ठीक। अब बात की जाए सिंह, तब फिर किसका है? तो ये महावीर स्वामी जी का है। किसका? महावीर स्वामी जी का। ठीक। और ऋषभ देव जी का क्या है? तो ऋषभ देव जी का बैल है। क्या है? बैल। तो कुछ बातें अगर आगे पीछे हो रही हैं तो आप क्या करेंगे? देखते चलेंगे, जिससे क्या हो कि आपका आराम से रिवीजन भी हो जाए। और बिल्कुल उम्मीद ना लगा के आइएगा कि जो टेस्ट सीरीज में दिया है यही क्वेश्चन उठाकर आपको पीसीएस के या रोआरओ के पेपर में देगा। क्योंकि मैंने देखा है कमेंट करते हुए लोगों को, ऐसे कई साइटों पर जो टेस्ट सीरीज कराते हैं वो एग्जाम देकर आते हैं तो वो क्या कमेंट करते हैं कि आपके पढ़ाए हुए टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं फंसा। तो ये टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं कराया जाता कि यहाँ से क्वेश्चन फंसे, बल्कि इसलिए कराया जाता है कि आपका मतलब तैयारी कैसी है और आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इस उद्देश्य से टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं। आप कहीं भी देखें, क्या किसी कोचिंग संस्थान, बड़े कोचिंग संस्थानों के ही ये टेस्ट सीरीज हैं, तो क्या ये इस उद्देश्य से कराते हैं कि आपके क्वेश्चन इससे फंसे? नहीं, बल्कि इस उद्देश्य से कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है, आप कितने खराब से खराब और कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से लड़ सकते हैं और उसे मात देकर बाहर निकल सकते हैं, ताकि जब वो आप वहाँ बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन वहीं आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है कभी, क्योंकि वो जो बनाने बैठते हैं वो हाई क्वालिटी के एग्जामिनर होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। कौन सा सही होगा? तो देखिए अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, पहले तो यही गलत है। ठीक। और ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक, मतलब आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उसके बावजूद भी ये पुनर्जन्म की सिद्धांत को मानते हैं। और ये क्या और मानते हैं, तथा कर्म के सिद्धांत को भी ये मानते हैं बौद्ध धर्म। तो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। चेदी है, अस्मक है, कंबोज है, अंग है। स्वथित, वती, पोटिल, हाटक, राजगृह। तो देखिए, चेदी की बात करें स्वथितवती, ठीक है। अस्मक की बात करें पोटिल, ये भी ठीक है। कंबोज, हाटक, लेकिन अंग राजगृह ये कुछ जम नहीं रहा है। सो अंग राजगृह नहीं होगा, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका अंग की राजधानी आपकी चंपा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंपा। और ये जो राजगृह की बात की जा रही है, ये राजगृह क्या है? मगध की राजधानी है। किसकी? मगध की, न कि अंग की। तो अंग का क्या हो जाएगा? चंपा, और राजगृह का मगध की राजधानी है। ठीक, नेक्स्ट है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत, बिंबसार। किसने किया? 16वां किसने करा? तो देखें, ये किया आपका उदयन ने। किसने? उदयन ने। तो हर्यक वंश का शासक था उदयन, और पाटलिपुत्र की स्थापना भी इसने सर्वप्रथम किया था। और मगध साम्राज्य की राजधानी को भी इसने क्या किया था? राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। क्या किया था? राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक, कौन सा शासक था? हर्यक वंश का। और सर्वप्रथम इसने मगध साम्राज्य की राजधानी को यानी राजगृह को क्या किया था? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन। कौन शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाता था? तो देखें, ये था आपका नालंदा। ये शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाता था। तो देखें, नालंदा जो था वो क्या था? प्रमुख शिक्षा का केंद्र नहीं था। और मौर्य काल की बात करें तो उसमें वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और उस टाइम क्या होता था? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्या किया जाता था? शिक्षा दिया जाता था। और इसमें क्या होता था? धर्म जो होता था, व्याकरण होता था, और अर्थ, व्रत, इन सब ये सब क्या होता था? राजनीतिक शिक्षा के लिए अनिवार्य माने जाते थे। जिसकी वजह से क्या होता था? बस वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन को ही क्या किया जाता था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, बल्कि नालंदा को नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका नानाघाट अभिलेख से। कहाँ से? नानाघाट अभिलेख से। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था? कौन सा था? तो ये था आपका भड़ौच बंदरगाह। कौन सा था? भड़ौच बंदरगाह। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुआ था तोड़माड़ के नेतृत्व में। किसके? तोड़माड़। और हुड़ की बात करें तो ये एशिया की एक बर्बर जाति थी। ठीक, और जो कि किसके समय में आक्रमण करने आए थे? इनका प्रथम जो आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। और जिसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? खुसनवाज ने किया था। खुसनवाज ने किया था। और हुड़ों द्वारा जो दोबारा आक्रमण किया गया वो तोड़माड़ के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? तोड़माड़ के नेतृत्व में। और अगर कुछ और बातें बताई जाए तो इसने क्या किया था आपका, जो चंद्रभागा नदी था उसके तट पर पवैया नामक स्थान पर इसने क्या किया था? अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। ओके,
इतनी बातें याद रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है, क्या कहा गया है? ये कहा गया है आपका धर्म विजय। क्या कहा गया है? धर्म विजय। नेक्स्ट है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं चैंद्रमीज नाम से पुकारा है? तो यह है घनानंद। घनानंद का नाम तो सुना होगा, नंद राजा घनानंद। तो यहाँ पर बात की जा रही है इसकी, तो ये कौन है? घनानंद है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है 23वां का तो इंडिका अर्थशास्त्र, दिव्यावदान, गार्गी संहिता। तो देखें, ये है आपका अर्थशास्त्र। ठीक, क्या है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर शंख सर एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसके सिक्के पर? यह है आपका हुविस्क। क्या है? हुविस्क। ठीक, इस पे दोनों लोग क्या थे? अंकित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये किया था आपका वत्स भट्टी ने। किसने? वत्स भट्टी। और वत्स भट्टी किसका दरबारी कवि था? पता होना चाहिए आपको। तो ये कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। और इसने जो मंदसौर प्रशस्ति थी, इसकी रचना कब की थी? तो 472 ईस्वी में की थी। कब की थी? 472 ईस्वी में। और ठीक है, इतनी ही बातें आप क्या करें, इसमें याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका, हर्ष, हर्षचरित, वाणभट्ट, सूर्य शतक, मयूर, मयूर शतक, जैसे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, प्रियदर्शिका की बात की जा रही है, हर्ष, ठीक है। हर्षचरित की बात की जा रही है, वाणभट्ट, ठीक है। सूर्य शतक, मयूर, लेकिन मयूर शतक जयसेन नहीं। ये क्या है आपका? गलत है। ठीक, ये जयसेन ने नहीं बल्कि मयूर ने ही किया था। किसने? मयूर ने ही किया था। ये सूर्य शतक या मयूर शतक की दोनों की रचना क्या है? मयूर ने ही किया था। ठीक, जो कि हर्ष के दरबार का एक विद्वान था और इसके दरबार में हरिदत्त एवं जयसेन जैसे विद्वान भी थे। ठीक, तो टोटल 26 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया। तो ये था लोमर्सी गुफा। क्या था? लोमर्सी गुफा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विविध, हरिण। तो देखें, जो आपका बलि था वो एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक, यह क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपका रज्जु किस प्रकार का कर था? तो देखें, ये भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। क्या था? भूमि के माप के समय लिया जाने वाला कर। तो विविध किस प्रकार का था? चारागाह कर था। क्या था? चारागाह कर। और हिरण्य की बात करें तो यह एक नगद कर था, जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। क्या किया जाता था? अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया? किसने किया? तो यह किया था आपका शको।
तथा पार्थियन, कुषाणों ने या शकों तथा कुषाणों ने या डेमेट्रियस ने। तो किसने किया था? ये किया था आपका कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। ठीक। नेक्स्ट है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो ये ढाले जाते थे आपके चांदी के सिक्के के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब यहाँ पर सोने के सिक्के से क्या ढाले जाते थे? निष्क, स्वर्ण, पल, ये 3 ढाले जाते थे। तांबे के सिक्के से काकिनी, और सीसा से देखें करसापड़ यानी सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा आदि धातुओं का होता है। ठीक। तो इन सारे ढाले जाते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? किसने करवाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है आपका महेंद्रादित्य ने। किसने? महेंद्रादित्य ने। तो देखें, कुमारगुप्त जो था उसे क्या थी उपाधि प्राप्त थी? किसका? महेंद्रादित्य की, और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो याद रखिएगा, या तो कुमारगुप्त आ सकता है या तो महेंद्रादित्य भी ऑप्शन में दे सकता है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। और ये क्या था आपका? बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, और जो कि बिहार के राजगीर के समीप में स्थित है। कहाँ? जाइएगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना है, और इसे 2010 में क्या किया गया? पुनः स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित है? कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित है? तो यह है आपका लिंगराज मंदिर, ये पल्लव काल से आपका क्या है? संबंधित है। अब लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापीकोंड उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? तो ये किया था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था अपराजित। कौन था? अपराजित। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। तो ये है एलोरा गुफा। कौन है? एलोरा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। 36 क्या है? उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? विल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। तो देखें, उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं आपके भवभूति। कौन है? भवभूति। इनकी अन्य 2 और रचनाएं हैं, बाकी ये रचनाएं किस में है? संस्कृत भाषा में है। तो इनकी 2 और रचनाएं कौन सी हैं? एक है महावीर चरित, और दूसरा है मालती माधव, और तीसरा आपका उत्तर रामचरितम। तो ये हो गए इनकी तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? देखें, आपका मोहम्मद गोरी जो था गजनी जाते हुए मारा गया खोखरों के द्वारा। किसके द्वारा? खोखरों के द्वारा। लेकिन इसका श्रेय कभी क्या चंद्रवरदाई जो है इसका श्रेय देते हैं पृथ्वीराज तृतीय को। किसे? पृथ्वीराज तृतीय को, जो कि सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन में खोखरों द्वारा क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा। अब आ रही है मोहम्मद गोरी की बात। तो इसने भारत पर कब आक्रमण किया?
तो आपको याद होगा इसने अपना पहला आक्रमण जो था भारत पर कब किया? 1175 में। कब किया? 1175 में इसने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। नेक्स्ट है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या दिल्ली में? तो देखें, इसे दफनाया गया था आपका लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में दफनाया गया था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई थी। ठीक, कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए। और इसे ही क्या बोला जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है। और इसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और कुरान ख्वा, हातिम द्वितीय, ये सारे नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के ही हैं। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला, लाल बख्श लाखों का दान देने वाला। तो ये नाम अगर आए तो आप कंफ्यूज ना हों, क्योंकि ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी, खिम्फाई, गुज, करगुल, किस संप्रदाय में हुआ था? तो देखें, बलबन की बात की जा रही है तो बलबन का जन्म इलवरी संप्रदाय में हुआ था। किसमें? इलवरी संप्रदाय में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह, कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। जैसे कुछ बताने वाले पॉइंट आएंगे हम जरूर इसको बताते जाएंगे। ठीक, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? ए मुबारक शाह खिलजी, बी खुसरो शाह, सी मोहम्मद तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का कौन सा सही होगा? तो ये इसका 41 का हो जाएगा आपका खुसरो शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसाहत निम्न में से संबंधित था? भूमि से, सिक्का, सेना, न्याय, किससे संबंधित था? मसाहत। तो मसाहत आपका देखें भूमि से संबंधित था। किससे? भूमि से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? तो ये लिखा आपका खिज खान के आदेश पर। ऑप्शन नंबर सी। तो देखें, ये लिखा तो खिज खान के आदेश पर, लेकिन किस पर लिखा है? तो आशिका देवल देवी एवं खिज खान के प्रेम संबंधों पर ये किताब लिखा गया है। ठीक, ये रचना जो है इन्हीं दोनों के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात की जा रही है तो दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। और इसने उज्जैन पर अधिकार कर यहाँ पर क्या किया था? हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। ठीक, और इसने ही तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था। किसने? दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसको क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? आपका नगरम बोला जाता था। क्या? नगरम। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल साम्राज्य का जेजा कभूती
नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? यह उत्पन्न हुआ जय शक्ति। किसके नाम से? जय शक्ति। और चंदेल साम्राज्य की बात करें तो ये कहाँ स्थित था? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम क्या था? जेजा कभूती। क्या था? जेजा कभूती। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अरस आसियानी कहा गया? कौन सा मुगल सम्राट था? अकबर था। कौन? अकबर। अरस आसियानी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। क्या होता है? स्वर्ग में रहने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। तो देखिए 48वां का जो बी है, बाकी तो सारे सही सुमेलित हैं। ये क्या है? आपका सही सुमेलित नहीं है। ये आपका 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध जो था। और इसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था और औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ये क्या रहेगा? 29 मई 1658। नेक्स्ट है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? यह हुआ था 11 जून 1665 ईस्वी को। कब? 11 जून 1665 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? किसे बनाना चाहता था? तो ये बनाना चाहता था आपका मेहदी ख्वाजा को। किसे? मेहदी ख्वाजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी बीबी के मकबरा को, हुमायूं का मकबरा, या बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, या जोधाबाई का महल? किसको बोला जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को। किसे? हुमायूं के मकबरे को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका निर्माण देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था उनकी पत्नी हमीदा बानो ने। ठीक, उन्होंने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से 52। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो इनकी बात की जा रही है वल्लभाचार्य जी का। तो जन्म इनका वाराणसी में हुआ था और ये कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे। ठीक, तो ये किस संप्रदाय से है? तो ये रुद्र संप्रदाय से है। किससे? रुद्र संप्रदाय। ठीक, और इनका दर्शन जो था उसे शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? इस क्वेश्चन में अगर वल्लभाचार्य की पत्नी का नाम देखें तो क्या था? लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी। नेक्स्ट है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? क्वेश्चन यही था। तो देखिए ये सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? सुहरावर्दी संप्रदाय। ओके, और इन्हें कौन सा पद मिला था? तो देखिए शेख उल इस्लाम का पद मिला था। किसे? शेख उल इस्लाम, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया को। नेक्स्ट है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? किस शासक से है? तो वे है वेंकट द्वितीय से। किससे? वेंकट द्वितीय से। और वेंकट द्वितीय
आपके ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवेश करते थे। ये दोनों क्या करते थे, उनके दरबार में निवेश करते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की? इसमें मैंने दो लोगों का नाम लिया, ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक और मातला अनंत। जो दोनों कवि थे वो आपके वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। तो 55 क्वेश्चन का कौन सा सही रहेगा? तो इसका हरिहर द्वितीय। कौन है? हरिहर द्वितीय। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सो छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो यह था आपका मछलीपट्टम। क्या था? मछलीपट्टम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? किस स्थान से था? मेवाड़ से था। किससे? मेवाड़ से। नेक्स्ट, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? यह बनवाया था बारबक शाह ने। किसने? बारबक शाह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बारबक शाह। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे पर प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी हुसैन शाह को। किसे? हुसैन शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। दूसरा है, इसे गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था। तीसरा है, यह कुतुब नाम के से अरबी में कविताएं लिखता था। और चौथा है, इसने मुल्ला अहमद को भारत यानी महाभारत एवं राजतरंगी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए, इसे हाँ कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, ठीक है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, ये भी ठीक है। और आगे जाएं तो यह कुतुब नाम के अरबी कविताएं लिखता था। यह कुछ जम नहीं रहा, क्योंकि ये अरबी कविताएं नहीं बल्कि क्या आपकी फारसी में कविताएं लिखा करता था। इसमें फारसी में। तो आपका ये गलत हो जाता है और ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फारसी में अनुवाद करने को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? सही होता है, 1 2 4। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक सेना संगठित की थी? किसने किया था? यह किया था आपका गयास शाह ने। किसने? गयास शाह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम साहे बेखबर, जहादर शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, आलम द्वितीय घृणित कायर। क्या इन्हें इन नामों से जाना जाता था? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर, तो इसको ये नहीं कहा जाता बल्कि कहा जाता था साहे बेखबर। क्या कहा जाता था? साहे बेखबर। और लंपट मूर्ख किसे कहते थे? तो ये कहते थे जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहते थे, ठीक। मोहम्मद शाह को क्या कहते थे? आपका रंगीला कहते थे, ठीक। तो बहादुर शाह प्रथम को क्या कहते थे? आप कमेंट करके बताएं कि सच में बहादुर शाह प्रथम को क्या कहते थे।
आप जरूर कमेंट करें कि बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता था। नेक्स्ट, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? तो देखें, ये अजमेर में नहीं बनवाई गई। कहां पर? अजमेर में नहीं बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? ए, अपने नाम के सिक्के चलवाए। बी, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। सी, नौसेना बोर्ड का गठन किया। डी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 64 का बी, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाया था आपका रणजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह ने। और जो इनकी स्थायी सेना थी, इसे क्या कहा जाता था? फौजे आइन। रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौजे आइन कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? क्या था? किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? तो 66 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? नीनू डी कुन्हा। क्या था? नीनू डी कुन्हा। जब हम इसे मेकाईएस के टेस्ट सीरीज में करा रहे थे तो उसे तो कोई देखता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो फालतू चीजें, बशर्ते ये सारी चीजें आपकी पूछी गई हैं। अभी देखें, टेस्ट सीरीज में है, प्रीवियस ईयर कराएंगे तो प्रीवियस ईयर में भी आपको मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, नीनू डी कुन्हा। आप एक बार जाकर मेकाईएस का टेस्ट सीरीज जरूर देखें। 40 क्वेश्चन है और आपको अच्छी जानकारी वहां से मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पर उसके पीडीएफ भी उपलब्ध है। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? ये किया आपका मछलीपट्टनम में। कहां पर? मछलीपट्टनम में। पहले कारखाने की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछ भी सकता है। और ये कब की? 1605 में। कब किया? 1605 में। उसके बाद इन्होंने 1616 में, देखिए 1610 में किया, पुलिकट में 1616 में किया, सूरत में 1645 में किया, कारी काल में, और 1663 में किया कोच्चिन में। ठीक। और यहाँ ये देखे, जो डच थे ये भारत से क्या निर्यात करते थे? तो ये करते थे नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। तो अगर आप इसे याद करें तो मैचिंग वाले में भी दे सकता है, तो याद करके रखें। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? किसने किया? ये किया जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तो कैप्टन हॉकिंस की बात की जा रही है, तो भारत में कब आया? तो यह है 1608 ईस्वी में भारत में आया। ठीक। और इसे कितने? 400 का मनसब जागीर प्रदान किया जहांगीर ने। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह हुआ एक्सला-सैपेल की संधि से। किससे? एक्सला-सैपेल की संधि से। और कब हुआ? तो यह हुआ 1748 ईस्वी में इसकी संधि हुई और युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। किसे? लियो कार्टिस को। ठीक।
और बंगाल में जो शुरुआत हुई थी द्वैत शासन की, कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। कब? 1765 में। नेक्स्ट है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1772, 1774, 1872 या 1874 में? तो देखिए ये किया गया 1774 में। कब? 1774 में। और ये किसके अंतर्गत किया गया? ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे और इनके 3 अपर न्यायाधीश भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? ये किया गया आपका चार्टर एक्ट 1833। ठीक, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? किसने कहा था? ये कहा था आपका लॉर्ड मिंटो ने। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। और इसी के अंतर्गत आपका प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके जो केंद्र में द्वैत शासन था उसको लागू कर दिया गया। इसी के अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था? के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे.बी. कृपलानी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। कौन सम्मिलित नहीं था? 25। तो देखिए ये जे.बी. कृपलानी क्या थे? ये सम्मिलित नहीं थे। ठीक, और इसमें आप जाएं पॉलिटिकल साइंस की बुक जो एम लक्ष्मीकांत की आती है उसमें कौन कौन सम्मिलित था, आप उसे कौन स्थायी सदस्य था, कौन समिति का सदस्य था, ये सारी चीजें आप याद कर लें। समिति के अन्य सदस्य में हम बता दें, देखिए कौन कौन थे। भीमराव अंबेडकर के अलावा ये अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, ए.के. अय्यर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम माधव और डी.पी. खेतान, ये लोग थे। ठीक, तो आप वहां से जाकर इसको याद कर लें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य ऐसा है जो उनसे संबंधित नहीं है? बताइए। तो ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। सॉरी, ठगी प्रथा नहीं, गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत नहीं है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है और यह 1828 से 1833 तक का कार्यकाल भारत में करा। और इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, 1830 में ठगी पर। कब? 1829 में सती प्रथा पर इसने ही रोक लगाई, 1830 में ठगी प्रथा पर। ठीक, और नरबली का अंत भी बेंटिक ने ही किया था। ठीक, तो सबसे संबंध है इसका, बाकी बस डी वाला ऑप्शन का नहीं है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो
साइमन कमीशन कब आया था? 1828 में आया था। कब? 1828 में आया था। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन वायसराय था। कौन? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। तीसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। उपयुक्त में से सही कथन है। तो ये सही है, पहला वाला। और कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत की कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। ये आपका गलत है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? 29 किसे बनाया गया? तो जमींदार को बनाया गया। किसे? जमींदार को। और इसे कब लाया गया था? तो वर्ष 1793 में लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह माना जाता है थॉमस मुनरो को और कैप्टन रिड को, दोनों को माना जाता है। यानी उपयुक्त सी विकल्प सही हो जाएगा। 80 का सी, दोनों को माना जाता है। और सर्वप्रथम वर्ष 1792 में क्या किया गया? इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल में लागू किया गया था। 12 महल जिले में लागू किया गया था। और 1820 में इसे मद्रास और उसके बाद बॉम्बे तथा संपूर्ण दक्कन में लागू किया गया। ठीक, 1820 में मद्रास के बाद आपका बॉम्बे और उसके बाद संपूर्ण दक्कन में लागू किया गया। नेक्स्ट है, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3 कठिया। तो देखें, ये 3/20 भाग पर क्या करना था? नील की खेती करना था। ठीक। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात की जा रही है तो इन्होंने भारत से ब्रिटेन हेतु धन के निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था। और रमेश चंद्र जो थे, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। तो हो गए 2 लोग के पुस्तकों की बातें। और 82 क्वेश्चन क्या होता है आपका? फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। अठारह की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजेडी। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प है। तो देखिए, आपका सही विकल्प होता है 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक। और ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंधित से नहीं मैच करता, इसलिए क्या होगा? नहीं है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व आपका किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? ये दिया था आउंट्रम एवं टेलर ने। किसने? आउंट्रम एंड ट्रेलर ने। 85 का हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। तीसरा, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथन है। तो 86 का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। 1, 2 और 3 सही हैं। तीनों क्या है आपके? सही है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन आपका हुआ था पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उदंत मार्तंड भारत से में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो देखें, हाँ, उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। ये भी सही है। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। नहीं, इसका प्रकाशन आपका कोलकाता से होता था। कहाँ से होता था? कोलकाता से। कोलकाता से होता था। तो ऑप्शन इसका तीसरा गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है उसे कट कर दीजिए, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? यह लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब लाया गया था? 1878 में। और 1882 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? 1882 में से वापस भी ले लिया था। और जो मैट कॉफ था उसे भारतीय समाचार पत्रों का क्या कहा जाता था? मुक्तिदाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्तिदाता। जो ये मैट कॉफ था। ठीक। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में, वर्ष 1800 में। और किस लिए किया गया था? तो असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। किसके लिए? असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित उर्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था 92 का? तो देखें, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना क्या था? ये सम्मिलित नहीं था। बाकी महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम और अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, ये सारी चीजें शामिल थी। ठीक। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? किस दिन को मनाया गया था? यही बता दीजिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक। कब? 7 अगस्त 1905। ठीक। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के जो विरोध हुआ, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह की गई थी आपकी विलियम डिग्बी। किसके? विलियम डिग्बी। और कब की गई थी? 1889 में, दिया हुआ ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? किसने किया था? यह किया था आपका सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। कांग्रेस अधिवेशन है, अध्यक्ष हैं, देखें, कानपुर 1925 सरोजनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ
भाई पटेल और हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखें 1925 कानपुर का जो हुआ था सरोजिनी नायडू थी अध्यक्ष, और कराची का वल्लभ भाई पटेल जो हुआ था 1931 में वल्लभ भाई पटेल थे, और हरिपुरा 1938 में जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन ये जो बेलगांव 1924 में हुआ था इसके मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थे। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? कौन से नेता थे जो गर्मपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे? तो देखें, अगर हम बात बता दें कि नरमपंथी नेता कौन थे तो आप गर्मपंथी नेता निकाल लेते हैं। जैसे देखें, नरमपंथी नेता में है आपके दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब बजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद, चार्लू सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन नहीं है? आपके गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये नरमपंथी नेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भारतीय शांति जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, क्योंकि ये सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और इन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी। ठीक, क्योंकि ये गर्मपंथी नेता थे, सॉरी नरमपंथी नेता थे, सॉरी अभी तो करके आए हैं इसको। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। कौन बने थे? मतलब बता कर अभी आए और अभी यहाँ पर गलती करा, सॉरी। 99 का हो जाएगा ए, नरेंद्र गोसाई। क्या हो जाएगा? नरेंद्र गोसाई। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? किस केस में सुनाई गई थी? तो देखें, यह सुनाया गया था काकोरी कांड में। क्या किया गया था? काकोरी कांड में, क्योंकि इन्होंने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो थी इसमें क्या किया था? डकैती डाला था और सरकारी जो खजाने थे उनको क्या किया था? लूट लिया था। और इस घटना में कितने क्रांतिकारी शामिल थे? तो इसमें कुल 29 क्रांतिकारी क्या थे? शामिल थे, जिसमें अगर नाम बताया जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला रोशनलाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद क्या हुए? भाग निकले वहां से। ठीक, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की थी? किसने की थी? यह किया था चापेकर बंधु ने। और कब किया था चापेकर बंधु? कब किया था? 1897 में। और चापेकर बंधुओं में कौन कौन थे? दामोदर हरि चापेकर थे, बाल कृष्ण हरि चापेकर थे और वासुदेव हरि चापेकर। और इन्होंने किसकी किसकी हत्या की थी? अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड बम कांड में शामिल था? कौन शामिल था? तो ये आपके खुदीराम बोस शामिल थे। कौन? खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपका अरविंद घोष जी ने। किसने? अरविंद घोष ने। और उनकी पुस्तक कौन थी? वंदे मातरम। अरविंद घोष जी की पुस्तक वंदे मातरम। नेक्स्ट है, केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? कब की? तो यह किया 27 सितंबर 1925 को। कब किया? 27 सितंबर 1925 को।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। कौन नहीं थे? तो ये आपका शिव वर्मा ही नहीं थे। ठीक, शिव वर्मा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रास बिहारी बोस वाला पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि इनका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से नहीं था, बल्कि किससे था? दिल्ली षड्यंत्र केस से। किससे? दिल्ली षड्यंत्र केस से, यानी इससे था, इससे। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? किसमें? तो इन लोगों का नाम आया है, तो देखें किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? किसने किया था? तो यह किया था आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कब किया था? 1905 में, फरवरी 1905 में। नेक्स्ट, सही उत्तर चुनिए। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन और कानपुर षड्यंत्र। इसको क्या करना है? ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा कब आया। ठीक, तो देखें मेरठ षड्यंत्र केस आपका कब आया? 1929 में आया। कब? 1929 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ। ठीक, कब हुआ? 1928 में। और मेरठ षड्यंत्र केस का 1929 में, सॉरी ये तो हो चुका। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ? 1934 में। और कानपुर षड्यंत्र केस ये 1924 में। अब आप लगाएं कि कैसे होगा। ये क्या है आपका? 28 है। ठीक, तो देखा 1924 यानी पहले चौथा हो जाएगा, यानी इन दोनों को कट करें, चौथा हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा होगा, तो इसको भी कट करें, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर ये ईस्वी याद है तो क्या हो जाएगा? सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? कब किया था? तो इन्होंने किया था 1906 में। कब किया था? 1906 में। नेक्स्ट, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? पहला, 1921 से 22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। तो देखें पहले ऑप्शन की बात करें 1921-22 में, तो बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। ये बात कुछ जम नहीं रही। ये बंगाल के किसानों ने नहीं, बल्कि आपके अवध के किसानों ने चलाया। किसने? अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। और यह आंदोलन मतलब देखिए किस क्षेत्र में केंद्रित था? आपका हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल दे रही हूँ, लिखूं भी। सॉरी फ्रेंड्स, हो नहीं पा रहा। देखें ये अवध लिखा है, ऐसा कुछ लिखा रहा है। ठीक है, हरदोई, बहराइच और सुल्तानपुर, क्योंकि मैं हाथ का ही यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से सुल्तानपुर बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। मेरे पास है पेन, लेकिन वो कुछ अच्छे से काम नहीं करता। सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। तो पहला वाला गलत हो जाता है, दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही है।
ठीक। ऑप्शन नंबर बी बता दिया, बंगाल के किसानों ने नहीं बल्कि अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। दूसरा, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्तियां दी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकता था। तो देखें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ये दोनों बातें सही जम रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालक्रम में लगाइए। तो देखिए लगाते हैं, क्या करेंगे, लगाना ही पड़ेगा। तो अलीपुर बम षड्यंत्र की बात करें तो ये कब हुआ था, हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखें ये 1908 में हुआ था। कब, 1908 में। कहाँ पर हुआ था ये भी देख लें आप, दिल्ली में। शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं दिल्ली। चटगांव, ठीक, चटगांव आपका जो शस्त्रागार छापा है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। और काकोरी डकैती जो था वो कब हुआ था, 1925 में। उसके बाद डलहौजी स्क्वायर बम कांड कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में। 1930 में, ठीक। उसके बाद आपका बचता है क्या, लाहौर षड्यंत्र। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1912 में। 1912 में। तो देखें 1908 यानी 1, फिर 1912 यानी 5, उसके बाद 1925 यानी 3, और उसके बाद आपका ये अब बचता है कि 1930 और 1930 तो 2 जगह हैं। तो देखें ये जो चटगांव शस्त्रागार छापा था ये आपका 18 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 18 अप्रैल को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और डलहौजी स्क्वायर बम कांड जो था वो 25 अगस्त 1930 को हुआ था, अगस्त में हुआ था। तो ये पीछे हुआ, यानी ये रहेगा फिर ये रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15324, 15324। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, रोआरो हो या यूपीपीसीएस में हो, बहुत पूछे जाते हैं। तो देखें अगर हम बात करें यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह की, खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक, ये देखेंगे पहले। उसके बाद रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो देखें खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। 1918 में हुआ था। रोलैक्ट एक्ट कब हुआ था सत्याग्रह, 1919 में हुआ था। 1919 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1917 में। अब ये फिर से फंसने लगा क्योंकि 1918 में 2 जगह का सत्याग्रह हुआ। तो देखिए जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ठीक, इसके विवाद को करने के बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह फिर स्टार्ट हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा क्योंकि आपका हो जाएगा 4312, 4312। ओके, क्योंकि अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1918 में हुआ, लेकिन ऐसे ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ए, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, या बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया, या सी, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, या डी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया।
तो 115 का हो जाएगा आपका बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, भारतीय सीमाओं और विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। कौन सा कथन सही है? तो देखें, ये भेदभाव लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव नहीं, इसे समाप्त करने पर बल दिया गया और भारतीय सीमाओं पर, ठीक। तो देखें, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव सही बात है, बाकी ये दोनों क्या किया गया था, उनसे संबंधित नहीं था, बाकी इन्होंने बस इस पे बल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 116 का केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? कौन है जीवनीकार? तो यह है फ्रैंक मोरिस। कौन है? फ्रैंक मोरिस। और इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में बॉम्बे में हुआ था। और इनकी देखें कई संपादक पत्र निकाले इन्होंने, जिसमें इनका द इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। कौन सा? द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट, कथन और कारण। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्नाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्नाह के द्वारा। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही है। तो देखें, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्नाह द्वारा प्रारंभ किया गया था, गलत बात है, क्योंकि यह इसका श्रेय दिया जाता है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को, ठीक, इसे प्रारंभ करने का श्रेय, ना कि मोहम्मद अली जिन्नाह द्वारा। तो पहला गलत हो गया। इस आंदोलन ने पुनः मुस्लिम हिंदू के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। तो इसका देखिए समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी सहित कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया था और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि के लिए किया था, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। दूसरा, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। कौन सा कथन असत्य है? तो 119 का आपका देखें कौन सा कथन असत्य है। तो यह बात तो सही है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? ये चीजें नहीं थी, बल्कि क्या था? संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना। क्या था? संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना, यानी यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। एक 119 का आपका बी सही हो जाएगा, केवल 2। सॉरी, मुझे लगा यहाँ सत्य पूछा है, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हुआ। तो असत्य पूछा है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा ऑप्शन 1 होना चाहिए, मुझे लगा यहाँ सत्य है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई सत्य। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज करने के कितने लाभ हैं। यही ये चीज वहां भी हो सकती है गड़बड़, सत्य असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें कौन अध्यक्ष था? देखो 1905 जो बनारस में हुआ था अधिवेशन, उसके गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था उसके दादा भाई नौरोजी थे, ये भी ठीक है। 1907 जो इलाहाबाद में हुआ था इसके रास बिहारी बोस नहीं थे, बल्कि विलियम वेडरबर्न था। कौन था? विलियम वेडरबर्न। और 1910 में जो हुआ, ठीक,
जो 1910 में हुआ उसका भी विलियम वेडरबर्न ही था। ठीक, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? पहला, उग्र राष्ट्रवादी यूं को कांग्रेस में शामिल करना। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कौन सा सही सम्मिलित था? समझौते संपन्न हुए, तो देखो 1916 में दोनों समझौते संपन्न हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। किसने? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा, गदर पार्टी द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा वाला कथन असत्य है, क्योंकि ये देखें, गदर पार्टी ने नहीं बल्कि आपका किसने किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी ने ही आपका इंडिया हाउस की स्थापना भी लंदन में किया था, गदर पार्टी ने नहीं। ठीक, तो इसलिए दूसरा गलत है, यानी पहला सही है, ऑप्शन नंबर। और इसमें पूछा क्या है, कौन सा कथन असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना आपका किया गया था सोहन सिंह भाखना के द्वारा। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाखना के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? कौन था वो? तो वो थे आपके हेमचंद्र कानूनगो। कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल क्रम है। दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट। इसे हमें क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पता करना होगा कि किस सन में हुआ था। तो दांडी मार्च की बात करें तो ये 5 मार्च 1930 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 1932 में। कब? 16 अगस्त 1932 को। सॉरी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को नहीं, 1932 को ही, लेकिन इसका डेट था 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। 17 नवंबर से 24 दिसंबर। और पूना पैक्ट हुआ था आपका कब? ये 25 सितंबर 1932 को हुआ था, 25 सितंबर 1932 को। और मैकडोनाल्ड अवार्ड ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1342। क्या हो जाएगा? 1342। आप अगर इसे अच्छे से सुने होंगे तो आप इसे मैच करें। फिर से बता देती हूँ, दांडी मार्च हुआ था आपका 5 मार्च 1923 को। ठीक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। और पूना पैक्ट हुआ था आपका 25 सितंबर 1932 को। अब आप आई होप कि मैच करा लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंट्री अनटचेबिलिटी लीग की गई थी? तो ये किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। इसे बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से भी पुकारा गया और इसके अध्यक्ष यानी संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। और इसके संस्थापक सचिव कौन थे? अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठक्कर बापा भी। नेक्स्ट है 128, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंगाल, पंजाब। किस प्रांत में नहीं बनी थी कांग्रेस की सरकार? नहीं बनी थी। तो देखें, इसमें आपका 6 प्रांत थे। कौन कौन? संयुक्त प्रांत, मद्रास,
बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, जिसमें 2 प्रांत असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या हुई थी, सहयोगी भूमिका रही थी। और जो बंगाल है, पंजाब है और सिंध प्रांत है, इसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कौन कौन? पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत में इसकी क्या हुई थी, सरकार नहीं बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 और 4। और संयुक्त प्रांत और मद्रास में इसकी सरकार बनी हुई थी। नेक्स्ट, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? यह चुना गया था सुभाष चंद्र बोस, नहीं, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद, यानी इनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया? कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1940 में। कब? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीन लिथिगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कौन सा कथन सत्य है? दोनों सत्य है। थोड़ा सा ये फॉर्मेट बना है इस बार यूपीएससी के ट्रेंड पर, लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड था केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 तीनों, ऐसे कुछ क्वेश्चन के फार्मूले बनाए गए थे। तो देखें, बात करी जा रही है 131 की, तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन क्या है? असत्य हैं। क्यों असत्य हैं? अब ये जानते हैं। तो ये जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रस्तावित किया गया था, ये क्या किया गया था? ये अनिश्चित भविष्य में की गई थी, न कि तुरंत। ठीक, अनिश्चित भविष्य में। और ये जो सभी सदस्य भारतीय होंगे कहा गया था कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, ये नहीं था, बल्कि क्या था? कोई भी प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा। ठीक, कोई भी जो प्रधान सेनापति होगा, जो उच्च पद होंगे, वो भारतीयों को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्या दिया है कि सभी भारतीय होंगे, तो ये भी गलत है। ठीक, और ये बातें कही गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, यानी तुरंत बाद उन्हें क्या किया जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। अगस्त प्रस्ताव के बाद ऐसा कहा गया, वो अनिश्चित काल तक टल जाता। तो ये दोनों बातें क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने का वाला बैंक कहा था? तो 132 का क्या हो जाएगा आपका? बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? कौन थे? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके सहयोगी भूमिका में थे। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ये मुख्य भूमिका में थे। किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, बलिया, चित्तू पांडे, सतारा, वी.वाई. चौहान, तामलुक, मांतगिनी, हजारा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें, इसका दिया है कि सी सुमेलित नहीं हो सकता, क्योंकि केवल 3 यानी तामलुक, मांतगिनी, हजारा सुमेलित नहीं है। तो ये क्या सुमेलित रहेगा, ये भी देख लें। तो देखें, ये जो तामलुक नामक स्थान था, यहाँ पर समानांतर सरकार की गठन की गई थी। और ये मिदनापुर, ठीक, मिदनापुर
तामलुक नामक स्थान पर सतीश सामंत ने किया था। किसने? सतीश सामंत ने, न कि मांतगिनी हजारा के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? सतीश सामंत के। इसलिए क्या है? गलत है। और एक इसलिए किया गया था, सरकार को जातीय सरकार भी कहा जाता था। इस सरकार को क्या कहा जाता था? जातीय सरकार भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालक्रम है। CR फार्मूला, लिकायत अली देसाई पैक्ट, वेवेल योजना। सही क्रम बताना है। तो देख लेते हैं, पहले इसका क्रम देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखें, CR फार्मूला की बात करें, CR फार्मूला 10 जुलाई 1944। कब? 10 जुलाई 1944। और लियाकत अल देसाई पैक्ट की बात करें तो अप्रैल 1945। और वेवेल योजना की बात करें तो 14 जून 1945। तो कौन अगस्त पहले आ रहा है या जून? तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2। क्या हो जाएगा? 1, 3, 2। एक मिनट, अप्रैल जून, सॉरी अप्रैल है, अगस्त मैंने सोच लिया, अप्रैल है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो देखें, ये आपका नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? हिंदू महासभा ने। किसने नहीं लिया था? हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। 138 क्वेश्चन देखते हैं। 140 क्वेश्चन आते हैं, बस खत्म ही होने वाला है हमारा टेस्ट। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी। संविधान सभा के गठन के बाद की गई थी। तो देखें, ये तीनों बातें सत्य थी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन थे? तो ये थे आपके आचार्य JB कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और एक कब थे? भारत की आज़ादी के समय। अन्य में देख लेंगे अगर हम तो। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली। और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज षष्ठ। सबसे लास्ट क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आजाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया था? अंतर्गत गठित नहीं किया था। तो गांधी रेजिमेंट है, नेहरू रेजिमेंट है, पटेल रेजिमेंट है, आजाद रेजिमेंट है। तो ये आपका पटेल रेजिमेंट अंतर्गत इसके नहीं गठित हुआ था, आजाद हिंद फौज के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन रेजिमेंट के अलावा भी एक रेजिमेंट था जो रानी झांसी का रेजिमेंट कहा जाता था। ठीक, तो ये रहे 140 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए हैं, तो जब तक RO के एग्जाम नहीं हो जाते टेस्ट सीरीज यूं ही चलते रहेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि एक दिन RO के टेस्ट सीरीज आएंगे और एक दिन UPSC के। अगर UPPCS के भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाते हैं तो इसी क्रम में आपका UPPCS के भी टेस्ट सीरीज आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक दिन हम RO का टेस्ट लाएंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे? UPSC का टेस्ट लाएंगे। क्योंकि UPSC का टेस्ट सीरीज ढेर सारे कोचिंग्स के रहेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? कोई किसी के 10 आए हैं, किसी के 8 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 2 आए हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में हम लाते रहेंगे। जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आएंगे वैसे आ जाएंगे। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से जाकर PDF ले सकते हैं। ठीक, हम कुछ दिन में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप क्या, आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे एक अपडेट हुआ है जिसकी वजह से व्हाट्सएप पे भी आप चैनल बना सकते हैं। तो वहाँ पर उम्मीद करेंगे कि चैनल ही बना दें और कंप्लीट आपको सारे नोट्स वहीं पे प्रोवाइड कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या करें? प्रैक्टिस जरूर करें 140 क्वेश्चन का, और देखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।